आप सभी का रचना ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य जो विषय है उसमें महात्मा गांधी के शैक्षिक चिंतन को पढ़ रहे हैं और उसमें जो कल हमने शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे उनमें अब आगे जो बताए गए हैं वह निम्नवत हैं, जैसे नैतिक एवं चारित्रिक विकास, शिक्षा के उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास में गांधी जी चरित्र बल के महत्व को मानते थे और ये शिक्षा द्वारा इसके विकास पर बल देते थे। उन्होंने उत्तम चरित्र में ये अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अवसाद, असत्य, अपरिग्रह और निर्भयता इन सभी गुणों को आवश्यक समझते थे और इन सभी गुणों के विकास पर बल देते थे और विद्यालयों के चरित्र निर्माण करने में वह विद्यालयों को एक उद्योगशाला के रूप में देखते थे और चरित्र निर्माण के लिए ये विद्यालयों को महत्वपूर्ण समझते थे। इस विषय में इन्होंने लिखा है कि ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के उत्तम चरित्र से होता है और उसी का निर्माण करने के लिए शिक्षक को इसके उद्देश्य जो ये होता है चारित्रिक उद्देश्य का उत्तम विकास करने के लिए शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और प्रत्येक बच्चे का चरित्र उत्तम चरित्र हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, इस पर वह बल देते थे और इसके लिए विद्यालयों में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए प्रत्येक विद्यालय में जिससे बच्चों के नैतिक और चारित्रिक विकास को बढ़ाया जा सके। वहीं पर उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा भी बताई है। व्यावसायिक शिक्षा आर्थिक अभाव से मुक्ति पाने के लिए गांधी जी के व्यावसायिक उद्देश्य पर बल देना बहुत आवश्यक समझते थे और प्रत्येक मनुष्य को वह चाहते थे कि प्रत्येक मनुष्य आत्मनिर्भर बने, जो वह अपना विकास कर सके और इसके लिए उन्हें किसी की अगर आवश्यकता है तो वह हस्तकौशल को ये महत्व मानते थे, महत्वपूर्ण समझते थे ताकि उद्योगों की शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए, वह इस बात पर भी बल देते थे। इन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक बालक के लिए बेसिक शिक्षा जो होती है वह आवश्यक होती है। कम से कम जीविका कमाने के लिए प्रत्येक बालक को बेसिक शिक्षा देनी चाहिए और उद्योगों की शिक्षा भी देनी चाहिए जिससे वह प्रत्येक बालक को सफल बना सके और अपनी आजीविका कमाने के योग्य बना सके। वहीं उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा पर भी बल दिया। आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति होता है, आत्मा की अनुभूति होता है और आत्मा ज्ञान अथवा अवबोध होता है। जिन शारीरिक, मानसिक, वैश्विक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक और व्यावसायिक विकास को हमने अब तक जितने पर भी चर्चा की है, इन सब का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को आत्मज्ञान करने में सहायता करता है और इसके लिए गांधी जी धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा है उसको भी आवश्यक समझते थे और इस संबंध में गांधी जी गीता से प्रभावित थे और गीता के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानते थे और ये ज्ञान कर्म, भक्ति और योग इन सब
पर समान बल देते थे और अहिंसा और सत्याग्रह को ये इन सब का मूर्त रूप मानते थे। वहीं पर गांधी जी ने इन सब की व्यवस्था के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या भी बनाई थी, जो देश में और बच्चों के लिए लाभकारी हो। शिक्षा की पाठ्यचर्या। गांधी जी देश की आधारभूत आवश्यकताओं के प्रति सजग थे और इन्होंने आवश्यकताओं की पूर्ति और वर्गहीन जो व्यक्ति समाज के निर्माण में के लिए जो प्रधान पाठ्यचर्या मानते, उनके निर्माण पर बल देते और अपने द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए इन्होंने जो पाठ्यचर्या थी उसमें हस्त कौशलों एवं उद्योगों के शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया। इसके बाद क्रमशः मातृभाषा, हिंदुस्तानी व्यवहारिक जो गणित है उसको, उसके बाद कुछ सामाजिक विषय रखे, उसके बाद सामान्य ज्ञान का विषय रखा और संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया और इन्हीं सभी विषयों को इन्होंने बच्चों की शिक्षा की पाठ्यचर्या में व्यवस्थित किया और इसकी व्यवस्था करने पर बल दिया। वहीं इन्होंने कुछ शिक्षण विधियां भी बताई हैं। जिस प्रकार इन्होंने पाठ्यचर्या को व्यवस्थित किया, उसी प्रकार उस पाठ्यचर्या को नियमित और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ शिक्षण विधियां बताई हैं। क्योंकि गांधी जी मनुष्य शरीर, मन और आत्मा का योग मानते हुए यह मानते थे कि उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाना चाहिए और दूसरे शब्दों में मनुष्य का जो विकास है वह तीनों यानी शरीर, आत्मा और उनकी क्रियाओं को स्थान देने से बनता है। वहीं मनोविज्ञान का अध्ययन तो नहीं किया था, परंतु ऐसा लगता था कि यह व्यवहारिक विज्ञान के पंडित थे और शिक्षण के क्षेत्र में यह सब अधिक क्रियाओं पर बल देते थे। इनके अनुसार करके सीखना और स्वयं जो अनुभव सीखना होता है उसके द्वारा जो भी अनुभव होता है वह एक सत्य ज्ञान, स्थायी ज्ञान की ओर इंगित होता है और सबसे अधिक उत्तम सीखना होता है करके सीखना। इस प्रकार उन्होंने उपनिषद एवं वेदांत जो प्रतिपादित है, श्रवण है, मनन है और निध्यासन विधि का भी प्रमुख स्थान था, उसमें भी इनका विश्वास था। उनके द्वारा ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करना और उसे किसी क्रिया के माध्यम से सबके सामने लाना और विकसित करने में जो भी शिक्षण विधियां होती हैं उन सबको वह मुख्य आधार मानते थे व्यक्ति के ज्ञान को ग्रहण करने की क्रिया में। इसे सहसंबंध विधि कहते हैं। गांधी जी सब शिक्षण विधियों को स्वाभाविक रूप से प्रयोग करने पर बल देते थे और यहाँ हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए उन्होंने जितनी भी विधियां बताई हैं उनको किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है इस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने जो विधि बताई है उनमें है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनुकरण के द्वारा बच्चों में स्वाभाविक जो प्रवृत्ति स्थापित होती है वे प्रारंभ से ही होती है। अगर वे प्रारंभ से ही अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, अतः प्रारंभ से ही उन्हें इस विधि के द्वारा सिखाना चाहिए जिससे वह स्वतः ही एक अच्छा ज्ञान ग्रहण करें। गांधी जी सदाचरण की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि मानते थे अनुकरण विधि को और इस विचार से सदाचरण की नींव शिशु काल में ही रहनी चाहिए और इस समय विकसित संसार जो हमारे संस्कार होते हैं, स्थायी होते हैं और निश्चित होते हैं।
और बड़े होते होते ये और भी स्थायी होते जाते हैं। इस बात पर भी बल दिया जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षक के प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें और उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें तथा सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें जिसमें उन्होंने कुछ जो साधन बताए हैं जैसे अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अवसाद, असत्य, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता, कायिक श्रम और सर्वधर्म संभाव और विनम्रता पूर्ण आचरण करने के लिए इन्होंने इन सब विधियों का अनुकरण करने का मार्ग बताया और इनके द्वारा जो ज्ञान बच्चों को प्राप्त होगा वह अस्थायी ज्ञान होगा और सत्य ज्ञान होगा। इसी प्रकार उन्होंने दूसरी विधि बताई है क्रिया विधि। क्रिया विधि गांधी जी ने स्पष्ट किया कि क्रिया भी बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और वे सदैव कुछ न कुछ करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर उनके विषय में कला कौशल की शिक्षा की क्रिया भी रखी जाए तो वह सदैव ज्ञान अथवा कौशल को सीखेंगे, ग्रहण करेंगे और जहाँ तक संभव होगा वह इस विधि में स्वयं करके अनुभव प्राप्त करने की क्रिया को ग्रहण करेंगे और स्वयं सीखे गए ज्ञान पर बल देंगे और आज की खेल विधि का प्रयोग करके अपने क्रिया की विधियों में भी बढ़ोतरी करेंगे और स्वयं करके सीखने कर खुद कोई भी कार्य हो स्वयं करके सीखने पर बल देंगे और हस्त कौशलों की शिक्षा के लिए वह इन विधियों का प्रयोग करेंगे और इन विधियों को प्रयोग करके वह सत्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे और हस्त कौशलों में पारंगत रहेंगे। वहीं इन्होंने मौखिक विधि को भी स्थान दिया है। मौखिक विधि में व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं आदि विधियां आती हैं। गांधी जी इन विधियों का प्रयोग सहयोगी विधि के रूप में ही करने की आज्ञा देते थे और इन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चे बड़ी जिज्ञासु होते हैं और साफ और स्वच्छ मन के होते हैं, अतः किसी भी शिक्षण विधि को कर सकते हैं। बीच बीच में अपने जो प्रश्न पूछते हैं उनके द्वारा भी वह संभवतः कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के तुरंत बाद उनके मन के अंदर और शंकाओं को जन्म देते हैं और इन शंकाओं के समाधान के लिए वह खुद तत्पर रहते हैं और अगर उन्हें सावधानी पूर्वक उनकी इन शंकाओं का समाधान किया जाए तो उनके शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से वह सदैव क्रियाशील रहेंगे और केवल निष्क्रियता श्रोता न बने। इसलिए इस ओर उनका ध्यान देना बढ़ाना चाहिए सभी शिक्षकों को कि वह तुरंत जिस शिक्षा नीति को वे ग्रहण करते हैं और बीच बीच में उनकी जो प्रश्न पूछने की आदत है वह बढ़े और अपनी समस्याओं का समाधान करने की जो उनकी नीति है वह भी बढ़े और प्रत्येक बच्चे को बार बार प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक ऐसी व्यवस्था को गठित करें कि जिससे प्रत्येक बच्चा तत्पर रहे शिक्षा और उसके नियमों को पालन करने में और शिक्षा को ग्रहण करने में। वहीं उन्होंने सहसंबंध विधि भी बताई है। सहसंबंध विधि गांधी जी ने इस बात पर बल दिया कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक रूप से सिखाया जाए और इसके लिए बच्चों के प्राकृतिक जो पर्यावरण है
सामाजिक पर्यावरण है तथा उनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी हस्तकौशल की शिक्षा के केंद्र हैं उनको स्वीकृति प्रदान की जाए और समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं की शिक्षा के माध्यम से इनकी शिक्षा के माध्यम को बल दिया जाए और पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रिया को एक दूसरे से सह संबंधित करके पढ़ाया जाए और उनकी इस सह संबंध विधि को बढ़ावा दिया जाए जिससे प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण अथवा हस्तकौशल के केंद्रीय विषय को मानकर पाठ्यचर्या के समस्त विषयों में क्रियाओं की सह शिक्षा द्वारा इनका संबंध स्थापित किया जा सके और इस विधि को केंद्रीयकरण शिक्षा विधि कहनी चाहिए और सह संबंध अथवा समवाय विधि भी कहा जाता है इस विधि को। गांधी जी के अनुसार इसी विधि में बच्चे अपने वास्तविक जीवन की वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हैं और इस प्रकार की स्वाभाविक क्रियाओं के रूप को सीखते हैं। श्रवण मनन निध्यासन। श्रवण मनन निध्यासन, ठीक है। निध्यासन निध्यासन श्रवण मनन निध्यासन हमारी प्राचीन शिक्षण विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षार्थी श्रवण करते हैं गुरु के मौखिक उपदेश। जो गुरु अपने बच्चों को बातें बताते हैं उन्हें सुनकर ग्रहण करते हैं और फिर उस पर चिंतन करते हैं और उसके बाद उसका अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं उन बातों को। वास्तव में ज्ञान का मतलब तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक वह हमारे व्यवहारिक जीवन का एक अंग ना बन जाए। इसलिए हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाकर ज्ञान को उसके विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए सहायक होना आवश्यक होता है। गांधी जी ने धर्म और दर्शन जितने भी विषय हैं ज्ञान के लिए इस विधि की जो उपयोगिता है उसको स्वीकार किया है और कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किया है। उनके अनुसार जब बच्चे बड़े हो जाएं तब सत्संग करें और उपदेश सुने, अध्ययन करें, चिंतन करें और बुद्धि और अपने विवेक के साथ इसका जो सत्य है उसकी खोज करें और सत्य को उसके यानी अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें। और इस विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब बच्चे बड़े हों और चिंतन के योग्य हों, तभी वह इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अनुशासन गांधी जी ने अनुशासन के महत्व को भी स्वीकार किया था। इनकी दृष्टि से सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है, वह अपने मन से प्रेरित होता है। इस अनुशासन की प्रति के लिए उन्होंने दमनात्मक विधि का विरोध किया। इनकी दृष्टि से सच्चे अनुशासन का जो विकास होता है वह प्रभावात्मक जो विधि है उसके द्वारा हो सकता है। ये बच्चे को शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और शुद्ध यानी उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखने के लिए बल देते थे और उनका विश्वास था कि इस प्रकार के पर्यावरण में बच्चे अनुकरण द्वारा उच्च आदर्शों एवं उच्च आचरण को ग्रहण करते हैं। परंतु यदि फिर भी बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षकों को अपने आत्मबल को प्रयोग करना चाहिए। परंतु यह आत्मबल भी यो न हो कि इसके लिए शिक्षक को स्वयं भी ब्रह्मचर्य व्रत का अपने जीवन में पालन करना होता है, तभी वह दूसरों को भी इस ज्ञान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वहीं पर शिक्षक को भी बताया है उन्होंने महत्वपूर्ण
शिक्षक। गांधी जी की दृष्टि से शिक्षक को समाज का आदर्श व्यक्ति मानते थे। ज्ञान का पुंज और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए, ऐसा मानते थे। इनकी दृष्टि से व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और कभी आदर्श के रूप में अगर किसी को लेना है तो वह एक शिक्षक हो सकता है। एक शिक्षक आदर्श शिक्षक तभी हो सकता है जब वह इस व्यवसाय को सेवा कार्य के रूप में ले। अगर उसे बच्चों के पिता, मित्र, सहयोगी और पथ प्रदर्शक अनेक रूपों में कार्य करना होता है, इसलिए एक शिक्षक को सहिष्णुता, उदारता और धैर्यवान होना चाहिए और एक गुणीमान शिक्षक होना चाहिए जो बालकों को उनके पिता के रूप में, एक मित्र के रूप में और एक सच्चे व्यक्ति के रूप में नजर आए। और एक शिक्षक का अनुकरण करके ही बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उसी के गुणों को वह अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। शिक्षक की अभिव्यक्ति भावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, स्पष्ट मार्गदर्शिका होनी चाहिए और वह बच्चों के लिए आदर्श बने, इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। शिक्षार्थी। शिक्षार्थी यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, यानी अगर शिक्षक है तो उसकी महत्वता भी जभी शामिल है अगर शिक्षार्थी है। शिक्षक का उद्देश्य है शिक्षार्थी को नई दिशा देना, उसके जीवन का उद्देश्य उसे बताना और उसके सर्वांगीण विकास को बल देना। अगर बच्चा होगा तभी तो एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो शिक्षार्थी को शिक्षा की प्रक्रिया का एक केंद्र माना जाता है। ठीक है, गांधी जी के विचार से शिक्षार्थी को अनुशासित रखना और उसे ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए अग्रसर करना और गांधी जी बच्चों को उनके वैश्विक विकास की पूरी छूट देते थे और उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को भी दृष्टिगत रखते हुए उनके इस विकास पर भी बल देते थे। गांधी जी प्रारंभ से ही बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल का विकास करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते थे और इनके विचार से व्यक्ति अपना और संसार का भला तभी कर सकता है जब वह शिक्षित होता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थी को संयमी के साथ साथ एक जिज्ञासु भी होना चाहिए और जितना बच्चा जिज्ञासु होगा उतनी ही उसकी जिज्ञासा शांत करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और अगर वह जिज्ञासु होगा तो प्रश्न करेगा और अगर प्रश्न करेगा तो वह सवालों के जवाब मांगेगा और सवालों के जवाब अगर उसे मिलेंगे तो वह अपनी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं तत्पर रहेगा। और यही वह चाहते थे कि प्रत्येक बालक का विकास हो, शिक्षित रहे बच्चे और तभी हमारे समाज का विकास होगा और हमारे समाज से हमारे देश का विकास होगा। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।